सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त। वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने के मामले में सरकार को सुमित 7 दिन की मोहलत है, सरकार जवाब दे 7 दिन के अंदर। अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने वही एसजी के बयान को दोहराया है कि एसजी ने केंद्र सरकार की तरफ से 7 दिनों के भीतर जवाब देने की जो इच्छा है वो जताई है। उन्होंने आदेश में ही ये बात कही है कि कोर्ट को आश्वस्त करते हैं कि धारा 9 और 4 के तहत परिषद और बोर्ड को कोई नियुक्त नहीं की जाएगी। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में ये एक तरह से स्टेटस को आप समझ लीजिए, ये एक तरह से स्टेटस को की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कही है। यानी कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर देती है, क्योंकि एक हफ्ते में केंद्र सरकार जवाब दाखिल करने की बात कर रही है, तब तक केंद्र सरकार इन 3 बिंदुओं पर किसी भी तरह की जो कदम है वो नहीं उठाएगी। यानी कि इन कानून के 3 प्रावधानों पर स्टेटस को बरकरार रहेगा। यानी कि पुरानी संपत्ति को डीनोटिफाई सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा। दूसरा, वक्फ बाय यूजर जो हटाने की जो व्यवस्था थी वो फिलहाल जस के तस बनी रहेगी, यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी। और जो तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि वक्फ कमेटी में जो गैर मुसलमानों को शामिल करने की जहां तक संशोधित कानून में बात थी, उस पर भी एक तरह से स्टेटस को करने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आदेश में जो डिक्टेट कर रहा है वो बातों का जिक्र कर रहा है। यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल के जो आर्गुमेंट्स रहे हैं उन्हीं आर्गुमेंट्स को अपने इंटरिम ऑर्डर में सीजीआई ने लिखवाया है। तो अब से कुछ ही देर में फाइंडिंग इस आदेश को लेकर सीजीआई दे देंगे कि क्या स्टेटस को 1 हफ्ते के लिए रहेगा या जब तक सरकार इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर देती है तब तक रहेगा, क्योंकि सरकार 1 हफ्ते का जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। अभी तक ये बात निकलकर सामने आ रही है, आपके पास और क्या कुछ अपडेट है सुमित? जी बिल्कुल, स्टेटस को का ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है पूजा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम जवाब 1 हफ्ते में देंगे। तो 1 हफ्ते में इन 3 बिंदुओं पर जो कि मैंने पूजा आपको बताया आपसे पहले, उन बिंदुओं पर स्टेटस को बनाने का आदेश है। यानी कि स्टेटस को का आप साधारण आम बोलचाल की भाषा में आप समझे दर्शकों के लिए, तो ये रोक एक तरह से है। यानी कि इन 3 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। लेकिन जो कानून पूरा जो कानून है उसके अमल पर किसी भी तरह की रोक जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो 1 हफ्ते में सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। जो भी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी मांगी थी सुनवाई के दौरान की वक्फ बाय यूजर और कमिटी जो वक्फ कमेटी होगी उसमें गैर मुसलमानों को जो शामिल करने का जहां तक सवाल है, 2 जो गैर मुसलमान होंगे उसको लेकर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी मांगी थी और उसी को लेकर आज सरकार ने भी कहा है कि हम ऐसे क्लैरिफिकेशन को लेकर जवाब हम दाखिल करेंगे। और जो पुरानी संपत्ति को जो डीनोटिफाई करने की जो बात थी, ये तीसरा अहम पॉइंट है, उस पर भी शायद पूजा स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी कि स्टेटस को रखने का आदेश दिया है, यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जब तक सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं आ जाता। जब तक सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं आ जाता तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का समय दिया है। वक्फ बाय यूजर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त है। सरकार के जवाब देने तक जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी। और इसके साथ साथ 5 दिन में सुमित याचिकाकर्ताओं को भी जवाब दाखिल करने के लिए सीजीआई की ओर से कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए 1 हफ्ते में देखिए जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको समझा दूं कि जब जवाब सरकार की ओर से दाखिल किया जाएगा तो सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता को काउंटर जवाब दाखिल करना होगा। यानी कि प्रति जवाब दाखिल करना होता है। ये एक तरह से नियम होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो 1 हफ्ते में सरकार जवाब दाखिल करेगी, उस पर सरकार के जवाब पर जो याचिका करता है, जो कानून के खिलाफ जिन्होंने याचिका लगाई है, वो 5 दिनों में अपना काउंटर एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो दोनों पक्षों का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला ले सकता है। हो सकता है कि जो मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना है उन्हीं के कार्यकाल में जो है हो सकता है कि इस मामले में फैसला आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि संजीव खन्ना जो है सीजीआई वो अगले महीने 13 मई को रिटायर हो रहे हैं
हो सकता है, क्योंकि एक हफ्ते की जो मोहलत है उसमें अगर एक हफ्ते में जवाब आ जाता है तो निश्चित तौर पर 10 दिनों के आसपास सुनवाई दोबारा सुप्रीम कोर्ट में होगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या मौजूदा सीजीआई इस मामले में फैसला लेंगे या नहीं। यह आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो 3 प्रावधान थे, कानून के जो 3 प्रावधान थे संशोधित कानून के, उन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं और कहा है कि जब तक सरकार इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर देती है तब तक इस पर फिलहाल किसी भी तरह का सरकार कदम ना उठाए। ठीक है सुमित, आपके पास वापस लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों पर रोक का प्रस्ताव दिया, इस पर केंद्र ने विरोध भी किया। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। वो वक्फ जी हाँ, वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे तो उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते, कोर्ट को सूचित करेंगे। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के। तो देखिए, एक बात बहुत परेशान करने वाली है, वो है इंसा ये मामला कोर्ट में है, हमें इस पर फैसला लेना है। संजीव खन्ना चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया और इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कहा गया वक्फ कानून के विरोध में हिंसा दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। तो देखिए, पहले दिन की सुनवाई की 3 बड़ी बातों का जिक्र जो सुमित ने किया, वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया, पुरानी वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर बात हुई और बोर्ड मेंबर्स में जिन गैर मुस्लिम का प्रोविजन किया गया था उसको लेकर, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको लेकर कल आपने देखा आपकी लगातार याचिकाकर्ताओं की ओर से अपना पक्ष रखा गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मिला है और ये मानकर चले सुमित कि ये अब 10 से 12 दिनों का वक्त होगा, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस पूरे मामले में आखिर यथास्थिति रहती क्या है। शायद सुमित से सरकार ने आज जी सुमित। देखिए पूजा, आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि हमें आप 7 दिनों का वक्त दीजिए, हम कानून के हर एक पहलू पर बात करेंगे। जवाब में उन तमाम जो स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है उस पर हम हर एक सवाल का जवाब देंगे। हमें आप 1 हफ्ते का समय दीजिए और आप कानून के प्रावधान पर रोक ना लगाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को भी सुना है और नहीं भी सुना है, ये दोनों बात हम कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि आप जवाब दाखिल कीजिए लेकिन इन तीनों प्रावधान पर आप फिलहाल किसी भी तरह की आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जवाब जब तक सरकार का नहीं आएगा तब तक इन 3 बिंदुओं पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि स्टेटस को, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसका तो मतलब ये मानकर चले कि पुरानी वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर जो कल तर्क दिए जा रहे थे उसको यहाँ पर सुना गया और उसी आधार पर यह फैसला, मतलब वहां पर एक रहा। दूसरा, जो गैर मुस्लिम लोगों की भर्ती होनी थी उस पर भी आगे अभी तक सरकार अगले कम से कम 10 से 12 दिन तक कुछ नहीं कर पाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार के जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो हो सकता है कि आज जो स्टेटस को लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट हटा भी दे। अगर सरकार अपने जवाब से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये स्टेटस को आगे बढ़ भी सकता है और कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इस पूरे मामले में क्या इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या फिर 3 जजों की बेंच ही इस मामले की सुनवाई करेगी। ये सरकार के जवाब को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये एक तरह से साफ तौर पर ये हो गया है कि सरकार के जवाब आने के बाद ही ये तस्वीर होगी कि क्या इन 3 प्रावधानों पर जो रोक आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है वो आगे भी जारी रहेगी या नहीं। हर्ष दहिया जी, क्या ये मानकर चला जाए फिर कि कम से कम इस 1 हफ्ते के लिए सही, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उनके लिए राहत जरूर है क्योंकि वो यही चाहते हैं। देखिए पूजा जी, इसमें मैं कोई भी सही टिप्पणी तभी दे पाऊंगा जब मैं ऑर्डर पढ़ चुका हूं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा अभी कि क्या ऑर्डर है क्या नहीं। जब एक बार ऑर्डर आ जाएगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। और ऐसा तो हम पहले भी कह रहे थे कि इंटरिम ऑर्डर में इंटरिम स्टे मिल सकता है कुछ प्रोविजंस पे, पर इसको ये ना माना जाए कि इंटरिम स्टे मिला है तो याचिकाकर्ताओं को फाइनल जजमेंट में भी वो पूरा का पूरा स्टैंड करेगा। ठीक है, ये है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, उन्होंने कुछ चीजों पे आर्ग्यूमेंट्स हुए। कोर्ट ने अभी सेंटर से और एसजी से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं उनसे 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। फिर काउंटर एफिडेविट होंगे, उसी के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कोर्ट का क्या रुख है। बट अभी कह पाना कि भाई फाइनल क्या रहेगा जस्ट बेस्ड ऑन द इंटरिम ऑर्डर विच वी हैव नॉट रेड येट, तो वो बड़ा मुश्किल होगा।
दूसरा इसमें मैं छोटा सा ऐड करना चाहूंगा पूजा जी। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि भाई जो वक्फ 1995 एक्ट में और अमेंडमेंट 2013 एक्ट में जो वक्फ को स्पेशल पावर्स दिए गए, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको और व्यूअर्स को देना चाहूंगा। मान लीजिए पूजा जी की एक जमीन है 1 एकड़ कहीं पे, पूजा जी वहां पे साल भर तक कहीं नहीं, आप चार दीवारी नहीं करवा पाए, ठीक है। आप 3 कंडीशन में देता हूं, एक आके हर्षदैया उस पर कब्जा कर लेता है, एक आके कोई हिंदू ट्रस्ट उस पर कब्जा कर लेती है, और एक वहां पे वक्फ उसको क्लेम कर लेता है। अगर हर्षदैया कब्जा करता है या फिर हिंदू ट्रस्ट कोई उस पर कब्जा करती है, तो उसका जो क्या कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट पे आता है कि कोर्ट में मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि वो पूजा जी की जमीन नहीं है, मेरी जमीन है, ठीक है। और हिंदू ट्रस्ट को भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पूजा जी की जमीन नहीं है, मेरी जमीन है, और आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन आपके आके उस 1 एकड़ जमीन को या आपकी जमीन को अगर वक्फ बोर्ड आके क्लेम कर ले, ना तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और बर्डन ऑफ द प्रूफ ऑक्यूपेंट पे आ जाता है, आप पे आ जाता है कि आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाके प्रूव करना है कि वो आपकी जमीन है, वक्फ की नहीं है। तो आप ये बताइए, इस तरीके की स्पेशल पावर्स किस तरीके से एक सेक्युलर देश में इस तरीके से दी जा सकती हैं किसी भी बोर्ड को? ये बिल्कुल गलत था। अमेंडमेंट एक्ट आना जरूरी था। और अगर बाई चांस, मैं यहां तक कहूंगा कि अगर कोर्ट किसी भी प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करता है, तो ये कोर्ट अपनी समझ से करेगा, लेकिन वो एक काला दिन होगा देश के इतिहास में। प्रकाश प्रियदर्शी जी। मुझे जी देखिए, चूंकि मैटर सब जुडाइस है और देश की सबसे बड़ी कोर्ट के सामने है, तो क्या गलत था, क्या सही था, अमेंडमेंट की नेसेसिटी क्या थी, और जाहिर सी बात है कि लेजिस्लेचर ने जरूरत समझी होगी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कानून है, बीइंग अ सिटीजन और एक एडवोकेट होने के नाते मैं उस कानून की रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करने को तैयार है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की गहराई में जाके देखेंगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, एक सेकुलर कंट्री की बात है, जहां माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं। अब इस डिस्कशन में हम इस बात पे नहीं आ सकते कि सेकुलर कंट्री में आप माइनॉरिटीज को राइट नहीं दे सकते। हमारे देश का संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है, आप माइनॉरिटीज को भी दे सकते हैं, आप पिछड़े तबके को भी समाज के स्पेशल राइट्स देते हैं और दे रहे हैं अभी भी। तो इस तरीके की बात कहना कि सब कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए, फिर तो बात जाके टिकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड आप की कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है, तब तक जो भी प्रिविलेज या जो भी राइट्स आप माइनॉरिटीज को दे रहे हैं, वो आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 29, 30 में कहीं ना कहीं कवर होता है। और ये हर देश में, दुनिया में आप किसी भी कोने में चले जाएं, हर जगह इस तरह की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हम कोई यूनिक एक नजीर पेश कर रहे हैं और हमारे वहाँ अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए भी दरअसल अब आने शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील जो हैं वो अपने अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं कि क्या अंदर ऑब्जर्वेशन रहा, सीजीआई ने क्या कुछ कहा, वो सारी कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है, और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे। और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे
सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कही, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, वक्फ बाय नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर, ये कोर्ट ने बोला है। हाँ, बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स थे, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। नाम बता दीजिए सर, नाम बता दीजिए। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए, सतीश अग्रवाल। नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई, अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई है। धन्यवाद। तारीख 5 मई मुकर्रर हुई है। अब अगली सुनवाई 5 मई से शुरू होगी। रजिस्टर्ड और गैजेटेड जो प्रॉपर्टी है उनको डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। 2 पॉइंट्स पर अभी जो वकील थे उन्होंने क्लियर किया कि सिर्फ 2 पॉइंट पर अभी अंतरिम आदेश लागू होता है। इसके अलावा जो बाकी के संशोधन थे वो ऐसी प्रॉपर्टीज पर लागू रहेंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उन पर यह फैसला लागू होगा। सैया जी, तो मैं मानूंगा कि जो अमेंडमेंट एक्ट है उसकी जीत हुई है कि देखिए, ये माना जा सकता है कि भाई दो पॉइंट पे ही मेन कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है अभी। हाँ। कि भाई जो वकील साहब बता रहे थे कि भाई एक तो इंक्लूजन ऑफ नॉन मेंबर्स इन द वक्फ बोर्ड, और दूसरा जो ये वक्फ बाय यूजर वाला पॉइंट था, और उसमें भी लिमिटेड ये कि जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड प्रॉपर्टीज है उसको डी नोटिफाई नहीं कर सकती सरकार, लेकिन जो भी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ क्लेम कर रहा हो कि भाई बाय। अच्छा, हर से एक बार क्लियर कीजिएगा, ये जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज थी, तो सारा जो मामला था, जो संशोधन हुआ, उसका मकसद तो यही था कि जो इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं उनका एटलीस्ट जो स्टेटस है वो क्लियर हो। एग्जैक्टली, तो तभी मैं सरकार की इसमें जीत मानता हूं। इंटरिम ऑर्डर में भी ये एक लिमिटेड जीत है कि भाई पूरा का पूरा जो संशोधन कानून लाया गया उसका मेन मकसद यही था कि भाई वक्फ जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को भी क्लेम कर रहा है, काफी सारी जिसमें प्राइवेट लोगों की लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है। ऑल अपॉइंटमेंट्स वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड अंटिल द मैटर इज हर्ड। नो अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू द वक्फ काउंसिल और टू द वक्फ बोर्ड। मैं पकड़ ले रहा हूं ना, मैं पकड़ ले रहा हूं। उसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग वक्फ, ऑल वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। अंग्रेजी में बोलो, सर हिंदी में, पहले हिंदी में। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल है, किसी पर्सनल की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम में अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, मैं आज के फैसले से आप नहीं है सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल
की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू।